अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करते रहिएगा। और हसन भट्टी साहब हैं जी, स्टाइलिश टेलर। उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी जी, नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है, वो ईगरली वेट कर रहे हैं। और हमारे व्यूअर हैं रेगुलर और कमेंट भी करते हैं, तो उनको अभी शाउट आउट कि जी अभी नेक्स्ट वीडियो आ गई है। अगेन आज की जो वीडियो है ना, वो जो हीट ट्रीटमेंट है उसके सेक्शन की लास्ट वीडियो होगी, लेकिन स्कील होगी थोड़ी, वीडियो थोड़ा टफ जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये बहुत ही प्योरली जो मेटलर्जिस्ट हैं या इंजीनियर्स हैं उनकी लैंग्वेज है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको सादे तरीके से बताने की कोशिश करूँ। सबसे पहले हम इस वीडियो में ग्रेन स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि मेटल का ग्रेन स्ट्रक्चर होता क्या है। और जैसा कि मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि जब आप नाइफ़ मेकिंग करते हैं, तो उसमें जब आपका ख़ास करके नाइफ़ ज़ोर से किसी चीज़ को मारते हैं, हार्ड चीज़ को, लेट्स सपोज़ हड्डी है या कोई हार्ड लकड़ी है, या आप किसी और हार्ड मेटल से उसे हिट कर देते हैं और वो टूट जाता है, तो उसको अगर हम क्रॉस सेक्शनल देखें, यानी कि एज की तरफ से ना देखें बल्कि बॉडी की तरफ से देखें, तो वहाँ पे हमें स्ट्रक्चर जो है उसका नज़र आता है। और जो एक्सपर्ट हैं, गोरे हैं, वो कहते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से कोर्स है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पे स्ट्रेस फ्रैक्चर आ गया। और जब हमने वहाँ से हिट किया, चूँकि एज पतला था, तो वो स्ट्रेस फ्रैक्चर सारा एज पे आ गया। और जब हमने एज से हिट किया उसे धार के तरफ से, तो वो टूट गया। तो ग्रेन स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप नाइफ मेकिंग करें या इसके अलावा मेटल का कोई भी काम आप करें, तो उसके लिए ये इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि जो तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो म, चाहे मेटल्स हों चाहे नॉन मेटल्स हों, वो एटम से मिलके बनती हैं। तो एटम्स जो, अगर हम मेटल की बात करें, तो एटम्स जो हैं वो, चूँकि मेटल जो है वो मोस्टली सॉलिड हालत में होती है, तो बहुत टाइटली निट होते हैं। टाइटली निट होने से मुराद है उन बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं और उनकी एक ख़ास शेप होती है, जो कि आपको, अगर आप लिक्विड देखें तो उनमें एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स जब बना फॉर्म करते हैं तो वो दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से जो आपके पास लिक्विड होता है उसकी शेप मेटल की तरह सॉलिड नहीं होती, बल्कि जैसे पानी है या दूध है, तो जिस बर्तन में भी आप डालेंगे तो वो उसकी शेप ही इख्तियार कर लेगा। हालांकि अगर आप लोहे को किसी और बर्तन में डालते हैं तो वो उसकी शेप नहीं लेगा, डिफॉर्म नहीं होगा। और गैस में तो इससे भी दूर दूर होते हैं, तो गैस का फैलाव उससे भी ज़्यादा होता है। तो एटम्स जो हैं इसमें बहुत टाइटली निट होते हैं। इसके अलावा जो एटम्स हैं वो जब जुड़ते हैं तो वो मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एटम्स के दरमियान जो, जब टाइटली निट होते हैं आपस में, तो उनके कुछ स्ट्रक्चर इंटरनली बन जाते हैं और ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं। ये आपको आम आंख से नज़र नहीं आते, मोस्टली आम आंख से नज़र नहीं आते। बहुत कम केसेस होते हैं और उनमें भी बहुत बड़े बड़े क्रिस्टलाइन आपको नज़र आते हैं। जो छोटे हैं वो नहीं नज़र आते, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो आपको लाइट माइक्रोस्कोप पे ग्रेन्स नज़र आते हैं। अब ग्रेन्स क्या होते हैं? ग्रेन्स ये होते हैं कि मुख्तलिफ आइटम्स ने मिलके छोटी छोटी कॉलोनीज़ बना ली, और उन कॉलोनीज़ के दरमियान जो बाउंड्री है उससे वाज़ेह होगा कि ये एक ग्रेन है। तो जैसा कि आपको इधर नज़र आ रहा है वीडियो में कि एक छोटे छोटे गोल गोल आइटम्स नज़र आ रहे हैं, उनके दरमियान एक बाउंड्री ड्रॉ हुई है। अब यहाँ पे जितनी बाउंड्रीज़ हैं उतने ग्रेन्स हैं। सो 1 2 3 4 यहाँ पे ग्रेन्स आपको दिखाए गए हैं। इसके अलावा जो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो ग्रेन्स हैं वो आम आँख से नज़र नहीं आते, बल्कि माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। और जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा ग्रेन्स मिलते हैं उनको ग्रेन बाउंड्रीज कहते हैं। ग्रेन स्ट्रक्चर या माइक्रो स्ट्रक्चर जो होता है किसी मटेरियल का, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को तय करता है।
जैसे मेटल्स की अगर बात करें, पर्टिकुलरली स्टील की, तो अगर ग्रेन स्ट्रक्चर आपका बहुत बड़ा है तो आपकी मेटल जो है वो इतनी स्ट्रेंथ उसकी नहीं होगी। इसके अलावा जो ग्रेन स्ट्रक्चर जो बड़े बड़े ग्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें क्रोजन रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होती, उनकी डक्टिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम होती है। इसके अलावा वो हार्ड भी नहीं होते, तो सॉफ्टर रहते हैं। और इसके अलावा वो इतने टफ़ भी नहीं होते, वो जल्दी मुड़ जाते हैं। तो उनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपका ग्रेन स्ट्रक्चर ही तय करता है। और आपका ग्रेन स्ट्रक्चर ही ये आपको बताता है कि आपका जो मटेरियल है वो एक गिवन सर्कमस्टांस में किस तरह काम करेगा। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ रियल जो फॉर्मेशन है ग्रेन्स की। ये एक ओरिजिनल माइक्रोस्कोप से ली गई वीडियो है, लाइट माइक्रोस्कोप से। यहाँ पे हम एल्युमिनियम का ग्रेन स्ट्रक्चर बनता हुआ देखेंगे। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि एल्युमिनियम पिघली हुई है, पतली पिघली हुई हालत में है। अब इसे हमने कूल किया तो ये लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आएगी, ठीक है। और सॉलिड फॉर्म में जब आएगी तो देखें ये क्रिस्टल बन रहे हैं अंदर छोटे छोटे। और जब एक क्रिस्टल बनता है तो मेटल फैलती है, तो फैलते फैलते वो जब दूसरे के टच करता है तो वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, वही उसकी बाउंड्री बन जाती है। ये एक ओरिजिनल पिक्चर थी। अच्छा, अब हम कुछ मेटल्स का जो है वो एग्ज़ाम्पल लेते हैं और उनके देखते हैं कि ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। तो सबसे पहले हम आयरन आयरन को देख लेते हैं। आयरन जो है आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट मेटल है, और जो स्टील है वो आयरन से ही बनता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और इसकी जो है कास्टिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि कास्टिंग में आपको टेम्परेचर लो मेल्टिंग टेम्परेचर वाला मेटल चाहिए, और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, जल्दी पिघल जाता है बाकी मेटल्स की निस्बत। तो इसको पिघलाना आसान होता है, पिघला के आपने कास्ट करके कोई और स्ट्रक्चर बनाना है तो वो ईज़िली बन जाता है। इसके अलावा इसकी जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है ये भी काफ़ी अच्छी होती है। अब टाइटेनियम की बात करते हैं। टाइटेनियम की भी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग वगैरह की जो है वो अ, जैसे हवाई जहाज़ बनते हैं, जेट्स बनते हैं उनमें, और रॉकेट्स बनते हैं तो उनमें टाइटेनियम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। उसकी वजह ये है कि इसका मेल्टिंग टेम्परेचर बिल्कुल एल्युमिनियम से उल्टा है और बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा हीट बर्दाश्त कर लेती है। तो अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कस करते हैं। अब ये देखें कि जो प्योर मेटल है वो बहुत ज़्यादा पैक्ड होती है एटम्स इसके, और जो इनको अगर ऊपर से देखें तो ये क्रिस्टल फॉर्म में होती है, क्रिस्टलाइन मेटल, क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है। और इसका जो एक क्रिस्टल होता है वो जो फॉर्मेशन होती है, जब ये क्रिस्टल इकट्ठे पड़े हों तो ऊपर से देखें तो इसे क्रिस्टल लेटस बोलते हैं। जबकि अगर आप शीशे वगैरह को देखें तो शीशा जो साइड पे दिखाई गई थी। अच्छा, जो क्रिस्टल लेटस होता है ना व्यूअर्स, वो अ, अगर हम देखें तो आप देख रहे होंगे छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलके बनता है। जो इसका यूनिट स्ट्रक्चर होता है उसको हम, ये आइडेंटिकल होते हैं बाय द वे, और इसके एक जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम यूनिट सेल बोलते हैं। और जो मेटल है उसके जो एटम्स होते हैं वो बहुत सारे तरीक़ों से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। और कुछ एटम्स होते हैं वो इस तरह जुड़े होते हैं कि एक एटम सेंटर में होता है और जो 4 कॉर्नर होते हैं उन पे भी एक-एक एटम होता है। तो बेसिकली ये एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। अगर आप डायग्राम में भी देखें तो इनको हम फेस सेंट्रिक स्ट्रक्च फेस सेंट्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और अगर हम इसे बॉन्ड लेवल पे देखें, अभी हम श्रिंक करते हैं इसे बॉन्ड लेवल पे, ये फेस सेंटर क्यूबिक है, या इसे एफसीसी बोलते हैं। लेकिन आयरन एटम जो है वो डिफरेंट तरीके से जुड़े होते हैं।
अब आयरन एटम के साथ क्या होता है? आयरन एटम के साथ एक जो सेंटर में एटम होता है और किनारों पे एक एक एटम होते हैं। तो उन सब की जो शक्ल जो होती है, वो फेस होता है, वो बॉडी की तरफ होता है, अंदर की तरफ। तो इसको हम बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक बोलते हैं। अब जो टाइटेनियम होता है उसमें और तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो एफसीसी और एचसीपी होता है, वो दोनों में 74% फैट 74% पैकिंग फैक्टर होता है, और पैकिंग फैक्टर जो होता है वो 68% होता है बीसीसी में। सो जो हमारा आयरन है, लोहा है, उसमें जो पैकिंग फैक्टर है वो 68% है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक है। और बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक होने की वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कॉपर से और जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में टाइटेनियम है उससे डिफरेंट होंगी, और वो ये होगा कि ये उन दोनों से नरम होती है। बिकॉज ये जो बॉडी सेंट्रिक क्यूब है, इनको प्रेस करना आसान होता है, अगर आप इन्हें हिट करें तो वो आसानी से हिट हो जाते हैं और शक्ल चेंज हो जाती है। और इसके अलावा इसीलिए हम आयरन जो है वो आम तौर पे इस्तेमाल नहीं करते सादा अपनी इंडस्ट्रीज़ में, बल्कि हम उसके अंदर डिफरेंट जो और एलिमेंट्स हैं उनका अलॉय तैयार करते हैं, उनकी मिक्सिंग करते हैं, ताकि हम आयरन को मजबूत कर सकें। और इसीलिए स्टील जो है उसमें आपको पता है कि आयरन और कार्बन जो है उसकी मिक्सिंग की जाती है। अब ये हमारी सारी वीडियो जो हमने इनिशियल किया, ये ग्रीन स्ट्रक्चर के बारे में किया। अब हम देखते हैं कि जो ग्रीन स्ट्रक्चर है वो इफ़ेक्ट क्या करेगा जब हम उसे डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे या डिफरेंट तरीके से मोल्ड करेंगे। जो होती है तो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी स्ट्रक्चर चेंज होती है, और जो डिसलोकेशन मोशन होता है उनके जो एटॉमिक लेवल पे बॉन्ड्स का, वो चेंज हो जाता है। तो जो दो किस्म की उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर आती है। सो बेसिकली जो पहली है वो इरिवर्सिबल होती है हमारी मेटल्स में जो आती है, क्योंकि अगर आप मेटल को दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो वो अपनी शेप को, जैसे रबड़ या फॉर्म होता है, वो दोबारा गेन कर लेता है, तो मेटल दोबारा गेन नहीं करेगी। तो उसकी जब आप प्रेस करेंगे मेटल को, तो उसका जो एटॉमिक लेवल है उसके ऊपर चेंज आ जाएगा। सो उसका ये मतलब है कि अगर आप किसी मेटल को हिट कर रहे हैं, हैमर कर रहे हैं, या अगर आपने जो है वो उसे कोल्ड रोलर से गुजारा है शीट बनाने के लिए, तो वो दोबारा रॉड नहीं बनेगा या शेप चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो एटॉमिक लेवल पे स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है, उसके जो ग्रेन साइज है वो चेंज हो चुका है। और इसी को ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। और जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है इसके मुकाबले में, उसमें ये होता है कि आपका जो, जब आप चेंज करते हैं उसकी फॉर्म किसी भी मटेरियल की, जब उसे आप प्रेस करते हैं या आप रोलर से गुजारते हैं या आप हिट करते हैं, तो वो अपनी दोबारा गेन तकरीबन मुकम्मल कर ले या थोड़ी सी भी गेन कर ले, तो उसको हम वो क्योंकि रिवर्सेबल है, वो शेप जो है दोबारा गेन कर रहा है, तो उसको हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। अब ये देखें, हम चार्ट देख रहे हैं जिसके ऊपर हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह प्रेस करने से मेटल को या उसको डिफॉर्म करने से उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो बेहतर हो रही है, क्योंकि जब आप प्रेस करेंगे तो ग्रेन्स प्रेस होंगे, और उससे आपकी जो मेटल की जो स्ट्रेंथ है ओवरऑल वो बेहतर होगी, और उसकी जो जो मटेरियल जिनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ डिसलोकेशंस होती हैं वो बेहतर स्ट्रेंथ होती है उनकी, क्योंकि वो बार बार डिफॉर्म होके, उसके जो लेटस हैं वो बार बार डिफॉर्म होके एक दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं, और वो मज़ीद जो है मटेरियल स्ट्रेंथ गेन करता है उसकी वजह से। तो अब हम देखते हैं कि जो फेरस है वो किस तरह अपने ग्रेन्स का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करता है टेम्परेचर के साथ साथ। तो अगर हम टेम्परेचर को 800 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करते हैं,
तो उसे बोलते हैं फेराइट। वो बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक होते हैं। और बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक, जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया, कि वो कमज़ोर होते हैं फेस सेंट्रिक से। लेकिन जब हम 850 से ऊपर लेके जाते हैं टेम्परेचर, जो कि हमारे यहाँ हीट ट्रीटमेंट का क्रिटिकल टेम्परेचर में आता है, तो 850 से जो ऊपर टेम्परेचर है, 912 पे जाके 912 डिग्री सेंटीग्रेड पे लोहा जो है वो फेस सेंट्रिक क्यूबिक में आ जाता है, जिसे ऑस्टेनाइट बोलते हैं। और फिर जब वो पिघलने की तरफ जाता है 1400 के लगभग, 1394 या 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जाता है, तो वो दोबारा फेराइट में तब्दील हो जाता है, जो कि बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक अगेन होता है। तो हमने इसको इससे ऊपर जब लेके जाना है तो वो अगेन लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। फिर तो वो बॉडी सेंट्रिक और फेस सेंट्रिक का कुछ तस्वुर ही नहीं, वो फॉर्म ही डिफॉर्म हो जाएगा बिल्कुल ही। तो जो हमने अपने काम में लोहे के ग्रेन में इस्तेमाल करना, आपको मैंने बताया था कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे ले जाके, और क्रिटिकल टेम्परेचर की हमारी बाउंड्री ठीक ठाक है 912 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1394 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। किसी भी टाइम पे आप इसे इतनी हीट प्रोवाइड करें कि ये ऑस्टेनाइट बन जाए, और ऑस्टेनाइट बनाते ही अगर आप इसे हम कूल करेंगे, जल्दी रैपिड कूल करेंगे, तो वो ऑस्टेनाइट उसके अंदर मैक्सिमम रहेगा। और ऑस्टेनाइट ही हमें चाहिए अपने नाइफ मेकिंग के लिए, बनाने के लिए। तो उसके लिए ही हम इसे हीट ट्रीट करते हैं, और इस सारे अमल को हम एलोट्रोपी ऑफ आयरन बोलते हैं। और अब हम एक डायग्राम मज़ीद देखते हैं, फेज़ डायग्राम इसे बोलते हैं, और आयरन कार्बन फेज़ डायग्राम। तो बीसीसी स्ट्रक्चर बी बीसीसी स्ट्रक्चर जो होता है, उसके अंदर आपको मैं बताता चलूँ, बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक होने की वजह से जब आप स्टील में देखते हैं फेराइट में, तो वो बहुत ही कम कार्बन जो है वो अपने अंदर रख सकता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा कार्बन कम होगा तो वो हार्ड या स्ट्रेंथ उसकी इतनी नहीं होगी। और जो सॉल्युबिलिटी कार्बन की इंक्रीज़ हो जाती है हमारी मेटल के अंदर, जब उसे एक सर्टेन टेम्परेचर से ऊपर लेके जाते हैं। और जो न्यू फेज़ हमारा बनता है, उसके अंदर फेराइट और सीमेंटाइट दोनों होते हैं। और सीमेंटाइट जो होता है वो बनता है आपका एक कार्बन एटम और 3 आयरन एटम से मिलके। और सीमेंटाइट जो होता है वो हार्ड तो होता है, लेकिन हार्ड होने के साथ साथ ब्रिटल भी होता है, तो खस्ता होता है, जल्दी टूट जाता है। तो हमें इन दोनों का एक परफेक्ट कम्बिनेशन करना पड़ता है अपने हीट ट्रीटमेंट में, अपने जो मेटल है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अब जो इस इसका फेराइट और सीमेंटाइट का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, तो ये देखें कितना खूबसूरत ग्रेन स्ट्रक्चर निकल के आएगा आपके पास, बिल्कुल एक लाइनों की शक्ल में, कि जिसके अंदर आपको एक परफेक्ट कम्बिनेशन मिलेगा फेराइट और सीमेंटाइट का। और इसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर है, इसी को ही इम्प्रूव्ड ग्रेन स्ट्रक्चर कहा जाता है। और जो इससे भी जो बेहतर है वो है ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट जो है अपने ग्रेन स्ट्रक्चर की वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन अपने अंदर रख सकता है। और हम अगर ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को अटेन करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो बेहतर है। और अगर हम अपनी हीट ट्रीटमेंट के दौरान सीमेंटाइट और ऑस्टेनाइट दोनों, क्योंकि सीमेंटाइट ब्रिटल है लेकिन कार्बन उसके अंदर अच्छा है, और ऑस्टेनाइट वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, तो अगर हम इन दोनों का कम्बिनेशन करने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि आप हीट ट्रीटमेंट से करते हैं, तो आप सबसे बेस्ट मेटल तैयार कर पा रहे हैं अपने काम के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और एक अच्छा एज को होल्ड करेगी। तो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि इन सारी बातें, ये जो हमने एटॉमिक लेवल से ग्रीन स्ट्रक्चर को डिस्कस किया और यहाँ तक आए, उनका हमारा रियलिटी से क्या ताल्लुक़ है। अब आपके सामने एक स्टॉक मेटल हमने लिया है जो कि 1095 स्टील है। अब 1095 स्टील बहुत बेसिक स्टील होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कामों के लिए इस्तेमाल होता है और आम मिल भी जाता है।
लीवर स्प्रिंग वगैरह काफ़ी ये 1095 के ही मोस्टली बनाए जाते हैं। तो हमने उसका पीस ले लिया, हमने बांक में लगा लिया। अब देखें हम इसे हिट कर रहे हैं तो इसका क्या हाल होता है और कितनी जल्दी ये टूट जाता है, क्योंकि इसका ग्रेन स्ट्रक्चर बहुत कोर्स है। और अब हमने इसे नॉर्मलाइज कर लिया। अब हमने इसे नॉर्मलाइज किया। सबसे पहले हीट ट्रीटमेंट का जो पहला प्रोसेस है नॉर्मलाइज करना, हमने इसे नॉर्मलाइज किया तो उसने कुछ बेहतर परफॉर्म किया। इसके कार्बाइड्स अभी भी बड़े हैं, लेकिन अभी भी ये कुछ हिट्स जो हैं वो ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है। और लेकिन ये जो है वो बिल्कुल परफेक्ट स्टील नहीं है, बल्कि मोल्डा है। अब क्विंच और हार्डन्ड सैंपल जो है नॉर्मलाइज था, नॉर्मलाइज को हमने क्विंच कर लिया और उसे हार्ड कर लिया। अब वो देखें वो क्या करता है। और ये देखें ये बर्दाश्त कर रहा है बिल्कुल हिट्स, लेकिन एंड टाइम पे कुछ हिट्स बर्दाश्त करने के बाद ये डिफॉर्म नहीं हो रहा, टक करके ये टूट रहा है, क्योंकि इसका स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है वो इसे मजबूर कर रहा है कि आप यकदम ब्रेक हो जाएं, डिफॉर्म ना हो। तो अब हम देखते हैं कि क्या प्रोसेस है जिससे हम इसे मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन में हम भट्टी में रखा स्टील को, वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे बोला, क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचा। क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद आपने उसे हवा में कूल करने के लिए रख दिया। तो ये देखें ग्रेन स्ट्रक्चर में कितना फ़र्क है। जो राइट साइड पे ग्रेन्स हैं वो नॉर्मल जो सादा स्टॉक स्टील है उसके हैं, और जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है ये देखें इंटरनल स्ट्रेस जो है वो उसने कितना रिलीज़ किया है उसका। और जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, जो नॉर्मलाइज नहीं हुआ उसके अंदर जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं उनको उसने बारीक और थोड़े फाइन स्ट्रक्चर्स में ग्रेन्स में कन्वर्ट कर दिया है। इसी की वजह से जो रीसेट हो गया स्टील, बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया और अब ये हार्ड करने के लिए तैयार है। तो अब हम इसे हार्ड करेंगे। हार्डनेस में आपको पता है जो नॉर्मलाइज स्टील है उसके अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा नंबर में जो है वो ग्रेन्स में इंटरनल जो है वो खिंचाव मौजूद है। उसकी मटेरियल हमने हार्ड किया है, हमने उसको क्रिटिकल टेम्परेचर पे लेके गए, और क्रिटिकल टेम्परेचर पे लेके जाने के बाद उसे हमने रैपिडली कूल किया, जिसकी वजह से उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच आ गया, क्रिस इंटरनल स्ट्रेचिंग आ गई। वो ऊपर से देखने पे तो फाइन लग रहा है कि जी बारीक हो गए हैं स्ट्रक्चर, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो क्रॉस सेक्शनल व्यू में तो खिंचे हुए हैं स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर स्ट्रेस मौजूद है, जिसकी वजह से हम जब नॉर्मलाइज और हार्ड मटेरियल को हिट करते हैं किसी चीज़ के साथ तो वो अपनी शक्ल तो नहीं बदलता, तो आपको लगता है कि मजबूत है, लेकिन एक पॉइंट पे जाके वो स्निप करता है, वो यकदम जैसे ब्लास्ट होता है ना ठक करके, वो उस तरह करता है और वो टूट जाता है। तो ये भी हमारे काम के लिए ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि अगर हम इसको इसी तरह रहने देंगे खाली हार्ड करके तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत नहीं रहेगा। उसको कुछ ना कुछ बर्दाश्त उसके अंदर होनी चाहिए। यस, उसकी जो एज है वो हार्ड होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए कि वो थोड़ा बहुत जो उसके अंदर मैन हैंडलिंग हो वो उसे बर्दाश्त कर ले। तो इसके लिए हम उसे टेम्पर करते हैं और उसका जो कार्बन जो उसके अंदर मौजूद है उसे हम थोड़ी सी स्पेस देते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेच कम करते हैं ग्रेन्स के दरमियान, और उसके लिए हम सिंपली ओवन में रखते हैं इसे, और ओवन में रख के गर्म करके 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और ये देखें उसके ग्रेन लेवल पे उसका क्या इम्पैक्ट आया कि जो खाली नॉर्मलाइज्ड है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचिंग है ग्रेन्स के अंदर, और जो टेम्पर है मटेरियल उसके अंदर ग्रेन्स जो हैं वो काफ़ी आपस में जुड़े हुए हैं, और जो इंटरनल स्ट्रेचिंग है वो काफ़ी कम है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये पर्लाइट नहीं बन रहा, बल्कि इसके अंदर जो सीमेंटाइट है वो
ऑस्टेनाइट के को अच्छी तरह मिक्स उसके अंदर हो गया और घेरे हुए है, और यही हमें मटेरियल चाहिए। और जो इंटरनल टेंशन रैपिड कूलिंग की वजह से आई है वो ख़त्म हो गई है इसके अंदर। ये सारा इफ़ेक्ट आया आपके हीट ट्रीटमेंट का। और अब ये देखें किस तरह हैमर ब्लोज जो है वो अब्जॉर्ब कर रहा है और शैटर नहीं हो रहा, क्योंकि हार्ड जो था वो नॉर्मलाइज तो बेंड हो गया चंद हिट्स खाने के बाद, और जो हार्ड था वो शैटर हुआ है। तो अगर छोटे छोटे पीसेस में बिखर जाएगा, अगर लेट्स सपोज आपने टोका ही बना लिया, खाली नॉर्मलाइज और हार्ड किया है, तो इतना हार्ड हो चुका है कि आपने उसका एज तो बड़ा शानदार है, तो उसे आपने हड्डी पे मारा है, तो हड्डी पे मारते ही वो उसके अंदर से छोटे छोटे पीस निकले और वो शैटर हो जाए, तो आप खुद समझ सकते हैं कितना ख़तरनाक है। तो उसके लिए हमने जब इसे टेम्पर किया तो उसका ग्रेन स्ट्रक्चर जो है परफेक्ट हो गया। अब परफेक्ट ग्रेन स्ट्रक्चर के साथ वो हमारे काम के लिए बेहतरीन है, उसके अंदर एज भी आएगा और उसके अंदर डिफॉर्मेशन भी परमानेंटली नहीं आ रही। तो अब जो फाइनली हम एक तो दोस्तों अब हम वीडियो को कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूड करते हुए हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने आज की इस वीडियो से सीखा क्या। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने सीखी वो ये कि जो हीट ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर हमारे पास अनेलिंग आ जाती है, नॉर्मलाइजिंग आती है, टेम्परिंग आती है, और हार्डनिंग और फिर टेम्परिंग, जिनको कुल मिला के थर्मोसाइक्लिंग बोला जाता है। इससे जो चेंज आता है वो ना सिर्फ उसकी शक्ल और रंग में होता है, बल्कि उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बहुत बेसिक लेवल पे उसके जो ग्रेन स्ट्रक्चर है उसमें फ़र्क आ जाता है। क्योंकि हमारी जो प्योर मेटल है उसके अंदर आपको जैसा कि पता है कि उसका जो ग्रेन साइज़ है, ग्रेन स्ट्रक्चर है, वो बॉडी सेंट्रिक होता है। और बॉडी सेंट्रिक ग्रेड जो होता है वो बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक वो हार्ड होता है, और जो इस इसकी जो डायरेक्शन होती है वो स्लिप प्लेन क्रॉस सेक्शनल होता है। जबकि जो वैल्यूएबल मेटल्स हैं उनके अंदर ये जैसे फेस सेंट्रिक क्यूबिक होते हैं, और उसके अंदर जो आपकी स्लिप प्लेन होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। जो ट्रायंगुलर शेप का प्लेन होता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है मेटल को, और मेटल जो है जल्दी ख़राब नहीं होती, जिसमें एलुमिनियम, गोल्ड और वनेडियम वगैरह ये सारी हार्ड मेटल्स उसके अंदर आ जाती हैं। अब जब मेटल ठंडी हो रही होती है मेल्टिंग पॉइंट से, एक और चीज़ जो हमने सीखी कि जब मेल्टिंग पॉइंट्स मेल्ट हुई मेटल ठंडी हो रही होती है तो वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, और जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं वो एक दूसरे से उनकी बाउंड्रीज जुड़ी होती हैं। और अगर इनका बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक हो तो वो इनवर्ड इनका फेस होगा अंदर की तरफ, और जो अंदर की तरफ फेस होगा उसकी वजह से आप इन्हें जल्दी से डिफॉर्म कर सकते हैं, इनकी शेप बदल सकते हैं। जबकि अगर फेस सेंट्रिक क्यूबिक हो, चाहे सारे फेस सेंट्रिक ना भी हों, कुछ फेस सेंट्रिक हों, तो वो एक तरह से जो बॉडी सेंट्रिक क्यूब्स हैं उनके उल्ट डायरेक्शन में होंगे या डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। तो आपको जब मेटल को आप ज़ोर से हैमर करेंगे या पुश करेंगे या बाहर से फोर्स एक्सटर्नल लगाएंगे, तो एक ग्रेन दूसरे ग्रेन के साथ फंस जाएगा और वो उल्टेगा, वो जो मेटल है वो आपकी डीफॉर्म नहीं होगी जल्दी, और आपका जो आपको काफ़ी ज़्यादा उसके लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि जैसे एक ट्रेन है या एक गाड़ी है, तो अगर आप उसे जिस तरफ लेके जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में धक्का लगाएंगे तो आपकी गाड़ी उस डायरेक्शन में मूव करेगी। लेकिन अगर आप जाना लेट्स सपोज शुमाल की तरफ चाहते हैं, और आप धक्का उसको बजाय पीछे से या आगे से लगाने के साइड से लगा रहे हैं, तो वो कभी भी उस तरफ नहीं जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसे उस तरफ लेके जाने के लिए। तो इसके अलावा हमने देखी एक आयरन कार्बन फेज डायग्राम। आयरन कार्बन फेज डायग्राम में हमने ये देखा कि जब टेम्परेचर बदलता है तो उसके अंदर जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाता है कार्बन का। क्योंकि अगर टेम्परेचर आपका 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है तो कार्बन जो है वो 3 फेरस के जो एटम्स हैं उनके साथ बॉन्ड बनाता है, जिसको कि हम फेराइट बोलते हैं। और फेराइट जो होता है वो इतना ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जबकि हमें फेराइट के साथ अगर सीमेंटाइट मिल जाए तो वो उससे बेहतर उसकी स्ट्रेंथ हो जाती है। और अगर उससे भी बेहतर करना है तो आपको ऑस्टेनाइट बनाना पड़ेगा। वो आपको एक क्रिटिकल टेम्परेचर पर जाके जल्दी ठंडा करने से बनता है। और अगर ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट दोनों आपके बन जाएं और फेराइट ना बने तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। वो आपके ना सिर्फ स्ट्रेंथ आएगी मटेरियल में, बल्कि एक जो उसकी क्यूबिक है, उसका जो एक यूनिट सेल है उसका स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। क्योंकि जो फेराइट होता है वो बॉडी सेंट्रिक होता है, जबकि जो ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट होते हैं ये फेस सेंट्रिक होते हैं। तो फेस सेंट्रिक अगर उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है आपको डिफॉर्म करने में मुश्किल पेश आएगी और आपको काफ़ी ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी, और विच यही ट्रांसलेट करेगा कि आपकी मेटल में स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो आई होप कि आपको ये सारी वीडियो से ग्रेन स्ट्रक्चर के बारे में पता चला होगा और ये भी पता चला होगा कि किस तरह जो हीट ट्रीटमेंट है वो ग्रेन स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट करता है। तो आपने जब इंटरनेशनल लेवल पे गोरों की वीडियोस देखनी है मेटलर्जी की, उसमें आपने बिल्कुल इस चीज़ से प्रभावित नहीं होना कि वो आपको कोई कह रहा है जी ऑस्टेनाइट हमें चाहिए, सीमेंटाइट चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में यही कोशिश की कि आपको बताने की कि होते ये सारे लोहे ही हैं, लेकिन लोहे की डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम हीट ट्रीटमेंट के साथ ग्रेन्स लेवल पे स्ट्रक्चरल चेंज करके इनको अचीव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी आपने मज़ीद जानना हो इस बारे में तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो इंशाल्लाह लेके आते रहेंगे। हमारी स्टील की टाइप पे ये आई नो कि थोड़ी टफ वीडियो थी, और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आई नो कि आपने ये जो गोली है वो ना दूध के साथ ली है, ना चाय के साथ, ना पानी के साथ, बल्कि हौसले के साथ। और आप मेरे लॉयल व्यूअर्स हैं तो काइंडली लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।